Hello everyone, I hope you are all fine and happy. आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से मुतालिक जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एवेलुएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यानी कि जब भी किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो ये देखना कि वो उसकी जो परफॉर्मेंस है हम उसको किस तरह से इवेलुएट करते हैं कि क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, एक कंपनी के अंदर तकरीबन हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं। जब उस कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं, तो समटाइम्स ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कौन से जो वर्कर्स हैं, वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जबकि कौन से सही परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे। ताकि फिर जो अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको या फिर अप्रेज़ल दिया जाए या फिर यानी कि उनकी जो है वो उनको उनके इस प्रोग्रेस को में इज़ाफ़ा किया जा सके या फिर उन्हें रिइंफोर्समेंट उनकी की जा सके। जबकि दूसरी जानिब जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, वो अंदाज़ा लगाया जा सके कि वो क्यों अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। उनमें से कुछ एम्प्लॉइज़ को जो है वो कंपनी रिप्लेस कर सकती है या फिर जो कुछ हैं उनकी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उनके लिए कोचिंग सिस्टम किया जा सकता है, उनको सपोर्ट की जाती है ताकि वो अपनी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर कर सकें। तो ये सारा का सारा इवैल्यूएट करना होता है एम्प्लॉयी की परफ़ॉर्मेंस को। तो ये वैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, कब होता है, इसकी हम डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो हम आगे हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो अगर बात करें तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है असेस करने का या तखमीना लगाने का और मेजर करने का एक जो एम्प्लॉय है उसकी जॉब की परफॉर्मेंस को, जो कि होता है एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स पर मबनी। हम यूँ कह सकते हैं कि कंपनी के काम के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि एक जो उनका एम्प्लॉय है वो एटलीस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे कि उनकी कंपनी जो है वो उसके अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आ सके। या यूँ समझ लें कि हर एम्प्लॉयी उसके काम के लिहाज से उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस तरह की परफॉर्मेंस अदा करे। और इसके अलावा कुछ उनका क्राइटेरिया, कुछ स्टैंडर्ड होता है। हर कंपनी का अपना-अपना होता है। तो उस लिहाज से फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको डिटरमाइन किया जाता है। इसके अंदर उसकी जो एम्प्लॉयी है उसकी जॉब से रिलेटेड स्किल्स, फिर नॉलेज, उसकी एबिलिटीज़ और उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसकी किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है? मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक कंपनी जो है उसके लिए डेफ़िनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ की जो है परफ़ॉर्मेंस उसको इवैल्यूएट करते रही, ताकि पता चलता रहे कि कौन से जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, ताकि उनके लिहाज से कोई बेटर डिसीजंस कंडक्ट किए जा सके और उनकी इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। इससे फ़ायदा किसका होगा? इससे डेफ़िनेटली कंपनी का ही डायरेक्ट फ़ायदा होगा। अगर उसके एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर हम उसको इवैल्यूएट करते रहेंगे, तो हमें पता होगा कि एम्प्लॉइज़ कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो ये वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो एम्प्लॉयी परफ़ॉर्मेंस का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि एम्प्लॉयी की प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिवनेस को जाँचना कि वो उस कंपनी के लिए कितना इफ़ेक्टिव और कितना प्रोडक्टिव है। इस कंपनी के अंदर जो काम है, जो उसको सौंपा गया है, उसको लेकर वो कितना बेहतर अंदाज़ से परफ़ॉर्म कर सकता है, कितना एक्टिव है और यानी कि कंपनी की जॉब से रिलेटेड जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उस पे कितना पूरा उतर रहा है। दूसरी जानिब देखा जाने के लिए कि टू आइडेंटिफाई एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि जो एम्प्लॉयी है, उसको कहाँ-कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें एक पर्सन है जो कि एक कंपनी के अंदर कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब वो कंप्यूटर पे अपना सारा काम ठीक कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब उसको जो प्रॉब्लम आ रही है, वो दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर बनाने में आ रही है। तो हमने उसकी इस चीज़ को नोट करना है कि हाँ जी, इसको यहाँ पे अपने बिहेवियर को बेटर करने के लिए की ज़रूरत है। सो इसके अलावा इसकी स्किल्स वगैरह को असेस करना होता है। तीसरा जो मकसद है उसको टू प्रोवाइड फीडबैक और कोचिंग, यानी कि देखा जा सके कि यानी कि जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनको जिनकी जो है परफॉर्मेंस के अंदर कहीं न कहीं वीकनेस है,
उसके हवाले से उनको कोचिंग प्रोवाइड की जा सके, ताकि उनको गाइडेंस और उनको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो कंपनी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस अदा करें। इसके अलावा जो है गोल सेट करने के लिए और उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर कि कंपनीज की ज़रूरत होती है। देखिए, हर कंपनी जो है उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उस कंपनी के जो गोल्स हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको पूरा करें। सो देखा जाता है कि जब हमने क्लियर अचीवेबल गोल सेट किए होते हैं, तो कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि वो अपनी जॉब से रिलेटेड परफॉर्मेंस है, उसको बेहतर कर सकें। इसके अलावा उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी कंपनसेशन में इज़ाफ़ा करने के लिए, देखिए, मैं ये चीज़ पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने ये देखना है कि कौन से एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम उनकी जो है वो परफ़ॉर्मेंस को लेकर उनको अप्रेज़ल दे सकें, उनको प्रमोट कर सकें और फिर इस हवाले से उनको कंपनसेशन दे सकें। और जो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे, उनकी वीकनेस पे गौर किया जाए और उनका उनके लिए कोई डिसीजंस कंडक्ट किए जाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है, सर, कि मेथड्स कौन से हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए? तो देखिए, इसके जो मेथड्स हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स और एक होते हैं जो लेटेस्ट, जिन्हें हम यूँ कह सकते हैं मॉडर्न मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर हमारे पास आ जाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल्स आ जाता है। देखिए, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल स्केल, जिस तरह साइकोलॉजी के मुख्तलिफ स्केल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ तरह के रेटिंग स्केल्स, चेकलिस्ट होती हैं, और इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसके अंदर एक ग्राफिक रेटिंग स्केल है। ग्राफिक रेटिंग स्केल जो है वो इस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि एक एम्प्लॉय की जो पूरे मंथ के अंदर जो परफॉर्मेंस है, हम उसके बारे में जान सकें, उसकी अटेंडेंस को और उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की इसके कुछ इसके अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। इस स्केल के अंदर कुछ लिस्ट होती है पूरी, अ, और उसको फिल करना लाजमी होता है, जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहा होता है, और वो फिल करके फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में देता है, ताकि पता चल सके कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कंडक्ट की जाती है। देखा जाता है कि एक एम्प्लॉय जो है, उसको जो काम दिया है, वो उसको कितने ढंग से, कितने बेहतर अंदाज से कर रहा है, और जो कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं, उस पर कितना पूरा उतर रहा है। हमने उसको नोट कर लेना है कि ये बंदा इतना काम कर रहा है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो काम उसे दिया गया है, वो कितना बेहतर है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉय का काम ये है एक कंपनी के अंदर कि उसने जो है वो डेली बेस पर अटेंडेंस लगाया करनी है बाकी एम्प्लॉयज़ की। तो देखना ये है कि हाँ जी, उसने जो अटेंडेंस लगाई है वो पूरी लगाई है, अर्ली से लेकर मॉर्निंग में कितने बजे उनकी जो अटेंडेंस उसने सेट की हुई है, उसके अंदर कोई उसने बायसनेस तो शामिल नहीं की, कितना बेहतर अंदाज से काम किया है। इसके अलावा जो है अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंस इम्प्रूवमेंट, कि एक एम्प्लॉय जिसको हमने बताया है कि जनाब, तुम्हारी परफॉर्मेंस पहले बेहतर नहीं थी, तुम्हें इन जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो देखना ये कि एक एम्प्लॉय जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, दिन ब दिन मसलसल उसकी जो है परफॉर्मेंस, उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसके अलावा बिहेवियर एंकर स्केल होता है, बार्स, ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, और इसका मकसद भी यही होता है कि इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एलिवेट करना। इसके अलावा क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, कि कंपनी के अंदर जब मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स और इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो देखना ये चीज़ है कि एक एम्प्लॉय उस इंसिडेंस के अंदर या उस इवेंट के अंदर किस तरह का बिहेवियर करता है। फ़र्ज़ करें एक जो है वो जॉब जो कि B2C है। अब एक जो है सुपरमार्केट के अंदर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है। हमने ये देखना है कि अगर फ़र्ज़ करें कि उस दौरान उसको वहाँ पे कैसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर जो कस्टमर होता है, उसके पास चेंज अवेलेबल नहीं होती।
तो देखना ये चीज़ होती है कि वो उस पर्सन के साथ किस अंदाज से ट्रीट करता है, या फिर कोई वहाँ पर कस्टमर जो है वो गरीब आता है, या फिर उसको कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं भी होती। हम एग्जांपल करते हैं, गरीब को छोड़ते हैं और ये एग्जांपल मेंशन करते हैं कि एक वहाँ पे कस्टमर आता है जिसको स्टोर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो देखना ये है कि जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से उसे गाइड करता है चीज़ खरीदने में, और उसको किस तरह से बेटर जो है सजेशंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स मुख्तलिफ तरह के होते रहते हैं। इसके अलावा फोर्स चॉइस मेथड के अंदर यानी कि जो एवेलुएटर है, हाँ, उससे पूछा जाता है कि हाँ जी, जो उसने बताना ये है कि ये एम्प्लॉय बेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अंदर हाँ या ना की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि एवेलुएटर का काम ये होता है कि उसने जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते रहना है। सो दैट्स वाई फोर्स चॉइस मेथड के अंदर उसको उसने बताना होता है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं है। फिर रैंकिंग मेथड के अंदर जस्ट लाइक ये भी जो काम है ये एवेलुएटर का ही है। तो एवेलुएटर से पूछा जाता है कि हाँ जी, इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेट करे। तो अगर 10 आउट ऑफ वो जितने करे, 9 करे, 7 करे, या फिर जितना भी, यानी कि उन्होंने उसके लिए रेटिंग का जो है स्टैंडर्ड बनाया होता है। तो देखते हैं कि उस लिहाज से वो कितना परफॉर्म करता है। मॉडर्न मेथड के अंदर हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय कितना क्रिएटिव है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, वो किस उसके पास किस तरह के जो हैं वो आइडियाज़ हैं जो कि कंपनी के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उसके लेवल ऑफ क्रिएटिविटी को नोट किया जाता है। फिर रिस्पॉन्स फीडबैक के अंदर आ जाता है कि एक एम्प्लॉय अगर फ़र्ज़ करें उसको बताया जाता है कि इन जगहों पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो देखता है कि वो जो है वो तो देखना ये है कि वो फीडबैक पे किस तरह का रिस्पॉन्स करता है। अगर उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी बुराई की जाए, तो उस जो फीडबैक है उसको किस अंदाज़ से लेता है। अगर उस पे तनकीद की जाए तो वो उसको कितना इम्प्रूव करता है कि हाँ जी, अपनी जो उस पे क्रिटिसिज़्म हो रहा है, उसके जवाब के अंदर वो कितनी बाद में इम्प्रूवमेंट लेके आता है। जबकि एक की तारीफ़ की जाए तो हाँ जी, वो उसके बाद कितनी इम्प्रूवमेंट अपने काम में मज़ीद लेकर आता है। तो ये होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू द फीडबैक। अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की, तो एमबीओ के अंदर जो होते हैं एम्प्लॉय, उसकी यानी कि देखा जाता है कि वो कितना जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, परफॉर्मेंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे एक्सपेक्ट किए जाते हैं, उन पर पूरा उतर रहा है। ठीक है? और इसके अलावा आ जाता है कोच एंड पीयर फीडबैक। अब जो उसके एक हमने देखना ये चीज़ है कि जो भी किसी कंपनी के अंदर, किसी डिपार्टमेंट के अंदर जो सुपरवाइज़र होते हैं, कोचेज़ होते हैं जो कि एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, हमने उनका फीडबैक लेना है कि हाँ जी, ये एम्प्लॉयी जो है वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, इसने कितनी इम्प्रूवमेंट की लाई है, या ये इसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है। तो जो एक कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के जो कोचिंग स्टाफ होता है, सुपरवाइज़र होता है, या फिर उनके पीयर्स होते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से एम्प्लॉइज़ अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, कौन से अच्छा नहीं कर रहे। 360 डिग्री के अंदर जो है वो फीडबैक लिया जाता है मैनेजर से, पीयर से, सबऑर्डिनेट से, और इसके अलावा जो है उसके हम यूँ कह सकते हैं कि सीनियर मैनेजर से भी हम कर सकते हैं, या फिर दीगर जो हैं हम सीनियर एम्प्लॉइज़ से भी फीडबैक ले सकते हैं। फिर परसेंटेज ऑफ टास्क कंप्लीटिंग ऑन द टाइम की मैं बात करूँगा, तो हमने निकालना होता है कि एक एम्प्लॉयी जिसको काम दिया जाता है कि उसने इस वक़्त पर ये काम करना है। हमने देखना है कि कितने परसेंट उसने काम अपने उसको जो है वो दिए गए वक़्त पर उसने कंप्लीट किया। फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉयी जो है उसका काम है कि उसने 3 घंटों के अंदर जो है वो लिस्टें बनानी हैं उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ के, या फिर उसकी जो भी वहाँ पर गुड्स अवेलेबल हैं। तो अब देखना है कि एवरेज टाइम वो कितना लेता है अपने काम को लेकर। तो परसेंटेज निकालना है कि हाँ जी, उसने अपना काम कितना जल्दी ख़त्म किया है। फिर असेसमेंट सेंटर्स के अंदर एम्प्लॉइज़ की जो है परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, उसकी एबिलिटीज़ को असेस किया जाता है। ये बात सिंपल सी है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग जो है, उसका मकसद भी यही है कि हाँ जी, हमने देखना है कि एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, देखना है कि ऑर्गेनाइज़ेशन कितनी प्रॉफ़िटेबल जा रही है।
इसके अलावा अब हम बात करेंगे फैक्टर्स कौन-कौन से अफ़ेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को, तो इसके अंदर आ जाता है रेटर बियास आ जाता है कि यानी कि जो भी जिस पर्सन को हमने सौंपा ये काम कि वो एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करे। क्या वो कहीं बायसनेस तो शो नहीं कर रहा एक एम्प्लॉयी को लेकर? उसकी कहीं न कहीं उसकी तरफदारी तो नहीं कर रहा? तो देखना ये चीज़ है कि हमारा जो वैल्यूएटर है वो कितना जो है वो एकतरफ़ा रखता है, यानी कि कितना उसमें कितनी बायसनेस है। हॉलो फैक्ट के अंदर होता ये चीज़ है कि समटाइम्स इवैल्यूएटर जो है वो एक एम्प्लॉइज़ को उसके पॉज़िटिव इंप्रेशन की वज़ह से उसकी जो है रेटिंग बहुत हाई कर देते हैं कि फ़र्ज़ करें एक एम्प्लॉयी बड़ा शरीफ है, अच्छा इंसान है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उसकी जो है परफ़ॉर्मेंस को अच्छा लिख देना, ये हॉलो फैक्ट है। यानी कि आपके इंप्रेशन की वज़ह से आपकी जो है परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। हमने देखना ये चीज़ है कि अगर एक आदमी जो कि अच्छा इंसान भी है, लेकिन वो परफ़ॉर्म कितना अच्छा कर रहा है, ये चीज़ देखनी होती है। हॉलो फैक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं देखी जाती। इसके अलावा लेनेंसी और स्ट्रिक्टनेस बियास की अगर बात करें, तो ये देखना कि एक तरह का बायसनेस है कि कभी-कभी जो इवैल्यूएटर है यानी कि एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने वाला, वो कभी-कभी एम्प्लॉयी की परफ़ॉर्मेंस को बड़ा हाईली रेट कर देता है जो कि जितना उससे करना चाहिए। जबकि स्ट्रिक्टनेस बियास के अंदर एक इवैल्यूएटर एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को इतना कम कर देता है जितना कि उसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मार्क्स दे देना या ज़रूरत से कम मार्क्स दे देना। ये आ जाता है लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस की अंदर। इसके अलावा बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी बियास आ जाता है। यानी कि बायसनेस के अंदर देखना होता है कि जब इवैल्यूएटर जो है वो एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को कितना एवरेज रेट करता है या एवरेज टू गुड करता है, बिना उसकी परफ़ॉर्मेंस को देखे बिना। मतलब फ़र्ज़ करें कि अब हमारा इवैल्यूएटर एक डिपार्टमेंट के अंदर चल रहा है और वो बिना देखे, बिना परफ़ॉर्मेंस को जज किए खुद ब खुद ही बस नाम पढ़ता है और उसके साथ-साथ लिख देता है कि हाँ जी, इसकी परफ़ॉर्मेंस एवरेज है, इसकी गुड है, इसकी एवरेज है, खुद ब खुद। तो ये एक तरह की बायसनेस आ जाती है। ये फैक्टर बड़ा हो जाता है कि जो हमारा इवैल्यूएटर है, वो अपना काम ईमानदारी से ना करे तो फिर इस तरह के फैक्टर्स रूनुमा होते हैं। तो बाज़ औक़ात इवैल्यूएटर थक भी जाता है अपने काम को लेकर। सो दैट्स व्हाई ये चीज़ भी हो जाता है। इसके अलावा कंट्रास्ट इफ़ेक्ट के अंदर आ जाता है कि जो इवैल्यूएटर है वो एक एम्प्लॉयी की परफ़ॉर्मेंस को दूसरे के साथ कंपेयर करता है और एक ही परफ़ॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर दूसरे का भी उतना ही स्कोर लगा देता है। कि फ़र्ज़ करें एक की परफ़ॉर्मेंस एवरेज थी तो दूसरे की बिना जज किए, बिना देखे उसकी भी एवरेज लिख दी। तो ये कंट्रास्ट इफ़ेक्ट आ जाता है। तो अब देखना ये चीज़ है कि एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के कितने स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये चीज़ होता है कि हमने कंपनी के अंदर जब हमने एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इतना काम उनका होना चाहिए। 1 महीने के अंदर उन्होंने इतना काम करना है। फ़र्ज़ करें एक कपड़े की फैक्ट्री है, तो उसने उन्होंने इतना कपड़ा जो है वो बनाना है। और दूसरी डिपार्टमेंट है जो कि आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी डिपार्टमेंट को 1 महीने में इतना काम करना है, यानी कि हमने उनके लिए मियार सेट किए होते हैं और फिर उस मियार पे जो एम्प्लॉइज़ पूरा उतरे होंगे, उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, जो नहीं पूरा उतरे, उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। फिर कम्युनिकेट टीम परफ़ॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बताना है कि आपसे पूरे महीने में इतनी परफ़ॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा रही है। सो काइंडली आप लोग इतना परफ़ॉर्म करें ताकि यानी कि आपकी जो है परफ़ॉर्मेंस को हम अच्छा लिख सकें। इसके अलावा ये चीज़ होता है कि कम्युनिकेट करने के दौरान एम्प्लॉइज़ को फिर पता होता है कि हाँ जी, उन्होंने एटलीस्ट इतनी परफ़ॉर्मेंस करनी है, वरना उनके लिए बाद में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कम्युनिकेट के दौरान उन्हें बताते रहना है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस हम इतनी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। फिर मॉनिटर करते रहना है कि परफ़ॉर्मेंस को साथ-साथ हर दिन और उसका इनके फीडबैक लेते रहना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उनको देते रहना। फिर डॉक्यूमेंट करते रहना यानी कि उनकी परफ़ॉर्मेंस को नोट करते रहना, हर दिन एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस को लिखते रहना ताकि हम बाद में इन द एंड हम उसकी परफ़ॉर्मेंस को एक बेहतर अंदाज़ से इवैल्यूएट कर सकें पूरे महीने की परफ़ॉर्मेंस को। फिर प्रोवाइड फीडबैक मीन्स कि हमने अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो भी हमने उनका परफ़ॉर्मेंस को डॉक्यूमेंट किया है, हम उन्हें बाद में फीडबैक भी देते रहें कि हाँ जी, हम आपकी परफ़ॉर्मेंस कितनी बेहतर है, कितनी नहीं है।
कुछ एम्प्लॉइज़ जो कि अच्छा परफ़ॉर्म करें उनको बता देना है कि हाँ जी, आपकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी है, जबकि जो अच्छा नहीं परफ़ॉर्म करे उनको बताना है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस में ये ख़ामी है, तो आप इनको बेहतर करो। फिर आगे एम्प्लॉइज़ की ज़िम्मेदारी कि वो अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर करते हैं या नहीं करते। फिर इसके अलावा जो है टेकिंग करेक्टिव एक्शन लेना कि अगर जो एम्प्लॉइज़ जिनकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो कम है, जितनी उनकी परफ़ॉर्मेंस का स्टैंडर्ड होता है, तो इसके अंदर फिर उन्हें कोचिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी परफ़ॉर्मेंस बेहतर हो सके। तो इन द एंड कंक्लूजन के अंदर हम यूँ कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बड़ी क्रूशियल है कि किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर एम्प्लॉइज़ की परफ़ॉर्मेंस इवैल्यूएट होती रहे, तो कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी, कंपनी का जो है मियार बेहतर होगा और इस तरह उसकी प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा होगा कंपनी की। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर अंदाज़ में समझ आ गया होगा।